हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस की बाय छवि त्यागी। सो फ्रेंड, जैसा आप सभी को पता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी वीडियोस आगे आने वाली वीडियोस को आप चाहते हैं कि आप शो कर पाएँ, तो अपना सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये 2019 पेपर 2 है। उससे पहले हम कर चुके हैं 3 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हम 2021 के दोनों पेपर कर चुके हैं और 19 पेपर फर्स्ट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा वह यह कहते हुए तान्या को उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ साझा किया था। यानी नूर उसको बोल रही है कि कल मैंने तुम्हें लंच दिया था और आज तुम्हें मुझे देना चाहिए। यानी वो एक्सचेंज की बात कर रही है। और लॉरेंस कोलबर्ग की कौन से स्टेज किस सिद्धांत के अनुसार नूर का जो ये कथन है वो किस स्टेज को दर्शाता है? एक्सचेंज की बात हो रही है और ये कन्वेंशनल थ्योरी की बात है। फर्स्ट स्टेज में जो ऐसा होता है एक्सचेंज कन्वेंशनल, राइट आंसर इसका यही होगा। थोड़ा हम स्पीड से करेंगे क्योंकि मैं सोच रही हूँ अब डेली आपको एक वीडियो दे दूँ। आप मुझे भी बताइएगा कि आपको हिंदी पेडागोजी या फिर ईवीएस कौन सी सीरीज मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि उसकी वीडियोस भी आपके लिए प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, या जन सामान्य यानी जो समाज के लोग हैं उनकी बात हुई है कि विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको क्या कहते हैं? जेंडर विभेदीकरण नहीं होगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। जेंडर की भूमिकाएं, जी इसका राइट आंसर जेंडर भूमिकाएं होंगी कि जेंडर के रोल्स क्या हैं समाज में। जेंडर की पहचान भी नहीं कर रहे हैं और रूढ़िवादिता भी नहीं इसमें दिखाया जा रहा है कि इसमें कुछ लड़का या लड़की में कोई भेद नहीं हो रहा है, या उनको ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम लड़की हो तुम ऐसा नहीं कर सकती। जब इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है तो वहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिताएं होता है उसका आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता के घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यानी कि ऐसी कहानियाँ शामिल की गई हैं आपके बुक्स में जिसमें क्या होता है कि जो फादर है वो घर के काम कर रहा है और महिलाएं बाहर जाकर साहसी काम कर रही हैं। तो ये क्या करता है, ये जो आज का हमारा टाइम है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रूढ़िवादिता जो होती थी, मैं तो ये मानना है कि पहले ज़्यादा था कि लड़कियों के लिए ये काम है लेकिन आजकल हर फील्ड में लड़का लड़की एक समान है। तो ये जेंडर जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको समाप्त करता है। तो सेकंड आंसर हमारा ठीक होगा। पक्षपात नहीं करता है, सशक्त नहीं बनाता, जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित नहीं करता, यह जेंडर विभेदीकरण को नहीं बढ़ाता। आंसर हमारा सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग देखिए आप वाइगोत्स्की, कोलबर्ग और पियाजे और चॉम्स्की, जो कि लैंग्वेज के अंदर भी बहुत ज़्यादा, वेन हेले है वो पूछे जाते हैं, इनको ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को जब उसको सहयोग दिया जाता है, यानी उसको क्या दिया जाता है, ये स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है, पाड़ देने की बात हो रही है, इसको सहयोग देते हैं, ठीक है। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वह क्षेत्र होता है जो उसकी प्रॉब्लम जैसे कि ये प्रॉब्लम का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं ZPD, और जब उसमें उसको सहायता प्रदान की जाती है वो बोला जाता है पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
जीन पियाजे की संज्ञानात्मक, देखिए पियाजे और कोलबर्ग वाइगोत्स्की तीनों ही आ गए हैं लगातार। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक यानी कि हाइपोथेटिकल, मैंने आपको बताया था हाइपोथेटिकल लास्ट स्टेज में आता है, जिसको बोलते हैं जब बच्चा किशोर हो, एक तरफ से 11 ईयर क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तब उसमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है। तो ये तर्क क्या कहलाता है, किस अवधि में होता है, तो आपको पता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। हमने बहुत बार इसको डिस्कस भी कर लिया है, ठीक है। संवेदी चालक में नहीं होता क्योंकि ये 0 से 2 ईयर होता है इसका पीरियड, और ये होता है 2 to 6, और ये यहाँ पे होता है 7 to 11 मूर्त में, जिसमें वो तर्क करता है। लेकिन जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है वो बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है, यानी कि एक सेकेंड, हाँ, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यस, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है हमारा 6, किसके अकॉर्डिंग बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं सांस्कृतिक संबंध। आपको पता है सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज की बात कौन करते हैं, लिखिए मेरे साथ, वाइगोत्स्की। और यहाँ पे पूछा गया सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ के अभाव को समझना आवश्यक है, कौन कहते हैं, वो है लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे, एक सेकेंड, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 to 8 यानी कि 6वीं से 8वीं क्लास के बच्चे की बात हो रही है, शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। अब आपका बच्चा 6 to 8 क्लास स्टैंडर्ड में है, तो आपको क्या करना चाहिए। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित यानी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। सही है, यही क्वेश्चन, तर्क होना चाहिए ना बच्चे के अंदर, तर्क करना चाहिए, उस पर आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल नेगेटिव वर्ड है, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर तो हमें निर्भर रहना ही नहीं है, ठीक है, बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणित यानी जो मैथमेटिकल से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस होती है, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं। ध्वनि, ताल, शब्द नहीं होगा, दृश्य, स्थानिक परिवेश सटीक रूप में, नो, संगीत में संगीत की बात नहीं आती है, पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की, ये होगी आपकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, यानी वह प्रोसेस कौन सा, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट, स्किल, वैल्यूज एंड मोटिव्स, उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, समाज का, ठीक है। तो इसमें समाजीकरण होगा, समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना या विभेदीकरण। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है ये समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में इनमें से कौन सा सही है, सही बताना है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, नहीं, दोनों का होता है ना। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण व्यक्ति के विकास निर्धारित करते हैं, नहीं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं है कि। तो ऑप्शन हमारा होगा 4th, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, दोनों करते हैं, ठीक है, हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रगतिशील कक्षा, ये भी बहुत पूछा जाता है कि जो आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है।
विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा, सही लग रहा है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से नहीं होती, सक्रिय रूप से होती है। और ऊपर ऑप्शन में कुछ नहीं दिया हुआ है, ना सक्रिय ना निष्क्रिय, एक्टिव है या नहीं है, पैसिव है, कुछ नहीं पता है। बट इसमें साफ साफ है निष्क्रिय, तो निष्क्रिय नहीं होता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया नहीं जाता। ठीक है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण नहीं किया जाता। ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो होता है एक निगेटिव वर्ड होता है, आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अब आपको बताना है कि जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, उसमें क्या शामिल किया गया है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल एक निगेटिव वर्ड होता है बच्चों, केवल नहीं आएगा ना, तो संरचना इसमें ना, ये ऐसा ही हो गया जैसे वो आपको ऊपर था ना आनुवंशिकता और पर्यावरण वाला। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन दोनों को ही शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हम अपनी सीरीज को ऐसे ही जारी रखेंगे। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। यानी आप बार बार बता रहे हैं कि आप जो उसके सामाजिक वर्ग के लोग हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में, फील्ड में निम्न स्तरीय, उनका जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं है। इस रूढ़िवादिता एवं प्रमाणिकता रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करना है। अब देखिए, कम करना है, नहीं बढ़ाना नहीं है। तो शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? अब आप शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे बताइए। इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता थोड़ी ना कराएंगे, और इसको तो बढ़ावा देंगे ना। इससे विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर, नहीं भाई, पढ़ाई छोड़ने की बात नहीं करेंगे। आंसर होगा हमारा फोर्थ, जो कि है विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन से आ गया एक क्वेश्चन। समावेशी कक्षा के शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अपनी योग्यता शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। सही बात है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया थोड़ी ना दिखाएंगे हम, नहीं। बच्चों को अपाहिज बच्चा यानी उनको लेबलिंग भी नहीं करेंगे। केवल प्रतिभाशाली बच्चे, ये देखते हैं, केवल प्रतिभाशाली बच्चे एवं योग्य बच्चों पर ध्यान। तो आंसर होगा फर्स्ट। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक शिक्षार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। अब एक स्टूडेंट है, वो क्लास में उसके क्या क्या साइंस हैं वो उसको नोट करने हैं आपको, और बताना है कि ये किसके सूचक हैं, ठीक है, और ये किसको इंडिकेट करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। पढ़ने के प्रति चिंता है, शब्द तथा अक्षरों की पहचान में भी इसको कठिनाई है। निम्न स्तरीय शब्दावली है, यानी उसका जो वोकेबुलरी स्किल है वो अच्छी नहीं है। पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में उसको कठिनाई होती है। तो आपको पता है ये डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो इसको हम स्वलीन विद्यार्थी नहीं कहेंगे, सृजनात्मक नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है। सृजनात्मक होता है जो कुछ नया क्रिएट करता है और इंटेलिजेंट होता है। अधिगम अशक्तता बोलते हैं इसको, ना कि मानसिक स्थिति। तो इसको बोलेंगे अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्य वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार बता सकते? विशेष योग्यता वर्ग वाले जो बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या होंगी?
और वो कैसे उसको एक्सप्लेन कर पाएगा एक अध्यापक। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग और रटना बिल्कुल गलत बात है। रोट लर्निंग की बात नहीं होती है। विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप, आप देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो कि एक निगेटिव वर्ड है। अत्यधिक लिखित गृह कार्य भी नहीं देंगे। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के असक पक्षों कमजोरियों को विश्लेषण करेंगे, यानी उनके बारे में जानेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है, कैसे उनको एनकरेज कर सकती है एक शिक्षिका? अपसारी चिंतन पर बल देकर। आपको पता है अपसारी चिंतन होता है जब बच्चा किसी एक विषय के लिए जैसे हमने उसको कोई क्वेश्चन दिया और उसके बहुत सारे आंसर्स उसके ढूंढता है, उसके मतलब उसमें क्रिएट अपने, आप कह सकते हैं कि जैसे आपसे पूछा गया कि दिल्ली की विशेषताएं बताइए, और वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ना कि वो सीधा एक ही आंसर पर आता है। ठीक है, तो ये होता है अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन तो नहीं करेगा। अन्य अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। अच्छा, ये हाँ, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा उनके जो विचार हैं उनको महत्व। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन सही लग रहे थे कि अपसारी चिंतन भी एक पॉजिटिव बात है और ये भी, तो इन दोनों में जो बेस्ट है वो होगा अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। इस टाइम पे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, मैं आज आपको मूल मंत्र बताती हूँ। जब आपके सामने ये होता है ना कि दो ऑप्शन सही लग रहे हैं दोनों, तो आपको देखना चाहिए कि उनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसने दूसरे ऑप्शन को अपने अंदर जगह दी हुई है और अपने अंदर ही उसको सम्मिलित किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर हम मूल विचारों को उसके महत्व देंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, तो ये इससे बेटर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग की बात की गई है। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को नहीं बढ़ाना। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार की बात भी नहीं करते हैं ना। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं किया जाता भाई। विषय वस्तुतः बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार करना, ये इसका राइट आंसर होगा। शोइंग genuine interest in the content matter and having concern for children's overall well-being and learning। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति स्ट्रैटेजी बोलते हैं जिसको, हिंदी में थोड़े से वर्ड ना डिफ़िकल्ट होते हैं। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। क्रियात्मक अनियमितता, यानी कि जो फिक्सडनेस होती है, फंक्शनल फिक्सडनेस नहीं होनी चाहिए ना। एक वस्तु केवल वर्ड भी निगेटिव है, उसके परंपरागत कार्यों पर ध्यान देना नहीं। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, ये इसका ऑप्शन होगा 4। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। ठीक है, सब गोल्स की बात हुई है और ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? नहीं पूछा गया है, जो नहीं है। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये बात तो सही है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, एक्सपेरिमेंट भी अच्छी बात है, सही है। संवाद एवं परिचर्या, ये भी करना चाहिए। देखिए आपसे पूछा है कि प्रभावशाली जो नहीं है वो बताना है, और वो है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षक कक्षा में
पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार बढ़ता। अब बताइए, आप शिक्षक हैं तो क्या करेंगे? ठीक है, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहोगे? नहीं, हमारे टीचर वैसे हमें बाहर कर दिया करते थे, जो कि सही नहीं था। ठीक है, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर नहीं, उनसे बात करनी चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि कि आप इंटरेस्ट क्यों नहीं ले पा रहे हो क्लास में, और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको देना चाहिए। ठीक है, 22 है, संरचनावादी उपागम बताता है कि कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच है उसकी बात की गई है। ज्ञान की संरचना के लिए क्या आवश्यक है? बच्चे में जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है, संरचनावाद की बात हुई है। ठीक है, अनुबंधन, कंडीशनिंग नहीं है, दंड भी नहीं, अंतर्वाद। तो इसका तो सीधा ऑप्शन है, विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है उसको वर्तमान ज्ञान से जोड़ना चाहिए। ये बात आपने पढ़ी भी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों के अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। देखते हैं, बच्चों के इन विचारों को खारिज नहीं करना चाहिए। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा भी नहीं करना है। बच्चों के इन विचारों के लिए डांटना भी नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा कि संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। बाकी सब निगेटिव है तो उनको काट देंगे। नेक्स्ट है हमारा 24। अभी देखिए, थर्ड टाइम ये क्वेश्चन, सेकंड टाइम रिपीट हुआ है। ये जो फर्स्ट पेपर कराया था उसमें भी था और सेकंड में भी। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र, एक दिशीय, कुछ एक दिशीय नहीं होता, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। बहुत सिंपल है, इसको तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट है 25। इसमें आपको थोड़ा ध्यान से देखना होता है। जब आपसे पूछ लिया जाता है कि इन चारों में से कौन कौन से सही हैं, ठीक है, जो सही है उसको आप पहले पढ़ते जाइएगा, बाद में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? बच्चों की अभिरुचि सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है ना, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य भी। ठीक है, जब उस इमोशनल जो हेल्थ होती है वो भी उसको जो होती है इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ भी करती हैं। विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी। तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4 सब इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है 26। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? क्या होता है जिससे आपको मीनिंगफुल, आपकी जो लर्निंग होती है, जो नॉलेज होती है वो मीनिंगफुल होती है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी देखा है। लगातार अभ्यास, बार बार स्मरण, ये रट्टाफिकेशन में आ गया। ड्रिल एंड रिपीटेशन। देखिए, जो आप कहीं आप मैथ पेडागोजी करेंगे ना, तो उसमें ड्रिल जो होती है यानी प्रैक्टिस, वो सही मानी जाती है। ठीक है, यानी क्वेश्चन को सोल्व करना बार बार, बट यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो आप वहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर वो सही होता है। पुरस्कार दंड भी नहीं देंगे, उद्दीपन प्रक्रिया भी नहीं। तो इसका होगा आंसर नंबर फर्स्ट, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। अब आते हैं 27। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि के करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, ये उनके पुरस्कार पाने की इच्छा से वो निर्णय लेते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से गतिविधियों से संबंधित नहीं है। कैसी गतिविधियाँ? जैसे कि एक स्टार या बैज प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। ऐसी स्थिति में संभावना क्या उत्पन्न होगी? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिप्रवृत्ति नहीं, भौतिकवादी नहीं होगी। समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। जी हाँ, वो समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त कर रहे हैं। पुरस्कार के बिना उस गति में रहना नहीं, वो तो पुरस्कार के लिए कर रहे हैं ना।
अन्य लोगों को खुश करने के लिए भी नहीं, वो खुद के लिए कर रहे हैं, समझने के लिए अधिगम में आनंद प्राप्त करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप में समान है। ठीक है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक सामाजिक संरचना है। आगे देखते हैं। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं? नहीं। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं। अब देखिए, बाल्यावस्था की बात की गई है, चाइल्डहुड की बात, तो ये विभिन्न सामाजिक संदर्भ में सार्वभौम, मतलब कि बच्चा चाहे किसी भी कंट्री में हो, सभी में समान रूप से होती है, सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था यानी मिडल चाइल्डहुड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत गति से होता है, वो होता है हमारा प्री चाइल्डहुड में, उसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। अमूर्त रूप से सोचना होता है किशोरावस्था में, क्योंकि मूर्त रूप से सोचते हैं बाल्यावस्था में। ठीक है। अमूर्त रूप से किशोरावस्था की बात की जाती है। बच्चे तार्किक मूर्त रूप में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। आगे देखते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियाँ होती है? नहीं होती। ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा थर्ड। लॉजिकली सोचते हैं बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट एंड नेक्स्ट। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन आप बताइए, जिसने भी मेरी सीरीज़ देखी है, ये हर पेपर में आया है। परिवार एवं पड़ोस बच्चों की सामाजिकरण की किसी में पूछ लिया गया है। द्वितीयक स्टेज क्या है? फिर आपको याद रखना, फर्स्ट जो होती है परिवार एवं पड़ोस जो होती है वो प्राथमिक एजेंसी होती है। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो फ्रेंड्स, आप बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, और आपकी कोई क्वेरी होती है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, जो भी लास्ट तक इस वीडियो को देखी है जिसने भी, उससे मैंने अभी पूरी वीडियो में नहीं बोला है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। ऐसा करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। ठीक है। थैंक यू सो मच।